नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग वॉइड एग्रीमेंट्स इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 27 तक सेक्शंस कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 28 और सेक्शन 29 डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सेक्शन 30 और आने वाले सेक्शंस के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। वॉइड एग्रीमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो आसान शब्दों में ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब इमेजिन करिए दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ जो कि लॉ की नज़र में गैर कानूनी है या फिर वॉइड है, तो ऐसे एग्रीमेंट के अंदर किसी भी पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ब्रीच कर दिया या फिर फॉलो नहीं किया, तो जिस भी पार्टी ने सफ़र किया है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपनी केस फाइल नहीं कर सकती। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स, क्योंकि लॉ की नज़र में वो एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इतना इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो के लिए काफ़ी है। वॉइड एग्रीमेंट्स के ऊपर डिटेल में इंट्रोडक्शन मैंने लेक्चर नंबर 10 और 11 के अंदर दिया था। तो अगर आपको डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 28 और सेक्शन 29। सेक्शन 28 हमें बताता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब एग्रीमेंट्स विच प्रिवेंट्स द इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 29 हमें बताता है एग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टेन और वेग आर वॉइड। हम लोग सबसे पहले सेक्शन 28 देखते हैं, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इस सेक्शन के अंदर क्या समझाया है ये आप नीचे देख सकते हो। एवरी एग्रीमेंट which restrains a person to initiate legal proceedings or which ends a right of a person to initiate legal proceedings is void। ये पूरे सेक्शन का जो समरी है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। आप इतना अगर एग्जाम में लिख कर आएंगे तो भी ये करेक्ट माना जाएगा। So every agreement which restrains a person to initiate legal proceedings or which ends a right of a person to initiate legal proceedings is void। एक्सेप्शंस टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स बेयर एक्ट के अंदर ये नहीं दिया है, लेकिन ये अपने ओन वर्ड्स में मैंने लिखा है। रेफरिंग एन एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेशन, म्यूचुअली फिक्सिंग अ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन ऑफ एन एग्रीमेंट, म्यूचुअली एडिंग और अल्टरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज इन एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्शन टू एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? ऐसे एग्रीमेंट जो किसी भी पार्टी को कोर्ट के अंदर जाने से रोकते हैं। इमेजिन करिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड फॉर सम रीजंस उसके अंदर डिस्प्यूट्स हुए, लीगल डिस्प्यूट्स हुए। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई भी क्लॉज होगा कि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते या फिर किसी भी लीगल अथॉरिटी के सामने जा ही नहीं सकते, तो ऐसे क्लॉजेस को लॉ नल एंड वॉइड मानता है और ऐसे क्लॉजेस को टू दैट एक्सटेंड वॉइड मानता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। रेफरिंग एन एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेशन, मतलब आप किसी भी लीगल अथॉरिटी के सामने जा रहे हो। आर्बिट्रेशन टेक्निकली गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। इंडियन चेंबर ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसी जगह पर जाकर आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो। दोनों पार्टीज म्यूचुअली एक आदमी को, जिसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है, उसे अपनी अथॉरिटी देते हैं और उसे ये जिम्मेदारी देते हैं कि हम दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करे। सो टेक्निकली यू आर गोइंग बिफोर एनी अथॉरिटी, तो यू आर नॉट रिस्ट्रेनिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके बाद में म्यूचुअली फिक्सिंग अ जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब अगर दोनों पार्टीज को कोई एक जुरिस्डिक्शन अनकंफर्टेबल पड़ रहा है, मतलब वहां पर जाना आना अनकंफर्टेबल अगर लग रहा है, तो दोनों पार्टीज अपना म्यूचुअल डिसीजन लेके किसी एक कोर्ट के सामने, जो कि उन्हें म्यूचुअली एग्रीएबल होगा, जो कि लीगली भी करेक्ट होगा, ऐसे कोर्ट के सामने अपनी प्रोसीडिंग्स ला सकते हैं। तो ये भी चीज गैर कानूनी नहीं मानी जाती और वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर नहीं गिनी जाती। इसके बाद में म्यूचुअली एडिंग और अल्टरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज इन एन एग्रीमेंट, अगर किसी भी पार्टी को अपने राइट्स कम या फिर ज्यादा करने हैं
तो म्यूचुअल डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज नॉट इलीगल। अभी हम लोग देखते हैं आगे का पॉइंट, एग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टन और वेक। सेक्शन 29 के अंदर इसका जिक्र है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर void. Since all the details of the agreement are not shared by the parties in an agreement, all the parties in the agreement are at mutual mistake of fact. As a result, agreement which is vague or uncertain is void. आपने देखा होगा मिस्टेक इज एन एक्सेप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायलैटरल मिस्टेक अगर हो जाती है और बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। मिस्टेक की वजह से क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं होती और इसीलिए एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं माने जाते। यहां पर बेयर एक्ट के अंदर क्या एग्जांपल दिया है, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. बेयर एक्ट के अंदर 100 tons of oil इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है, हम लोग लीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी 100 liters ऑफ ऑयल, लेकिन ऑयल के अलग अलग प्रकार होते हैं, मल्टीग्रेन ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, उसके बाद में ग्राउंड नट ऑयल होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल होता है। तो आपको कौन सा ऑयल चाहिए और कहाँ चाहिए ये चीज़ें नहीं पता, इसीलिए उसके जो डिटेल्स है, मतलब उस एग्रीमेंट के जो डिटेल्स है वो पूरे ना होने की वजह से वो एग्रीमेंट पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद में एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, अगर आप किसी होटल में फ़ोन करते हो, एक ऑर्डर प्लेस करते हो लेकिन अपना एड्रेस नहीं बताते, तो नेचुरली आपको वो ऑर्डर नहीं आने वाला, क्योंकि होटल वाले को पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हो। सो दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज अनसर्टन और वेक, और ऐसे एग्रीमेंट को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स सेक्शन 34, सेक्शन 36 और सेक्शन 56, इन 4 चीजों के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। So thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.